स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 की प्रथम प्रश्न पत्र में अरस्तु का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु के समय यूनान में राज्यों के स्वरूप और संविधानों में निरंतर परिवर्तन हो रहा था। वहाँ पे राजतंत्र, धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र व निरंकुश तंत्र, इस तरह प्रत्येक राज्य या शासन प्रणालियों में परिवर्तन हो रहा था। तो अरस्तु के लिए स्वाभाविक था कि वह शासन में स्थायित्व के प्रयास करता या शासन में स्थायित्व के विचार को खोजता। तो अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में क्रांति का विश्लेषण व क्रांति के कारणों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। अरस्तु ने क्रांति का जो अर्थ लेता है वो वर्तमान समय की क्रांति की तरह नहीं लेता। अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य किसी विशेष युग या देश से संबंधित क्रांतियों से नहीं है, न ही किसी देश में होने वाले शस्त्र विद्रोह से है। अरस्तु वर्तमान में जो हम जिसे क्रांतियाँ कहते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, रूस की क्रांति, इन अर्थों में क्रांति का अर्थ नहीं लेता है, बल्कि अरस्तु का मानना है कि संविधान में होने वाला हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। यानी संविधान में किसी भी प्रकार का अगर छोटा या बड़ा परिवर्तन होता है तो अरस्तु उसको क्रांति कहता है। तो अरस्तु क्रांति वर्तमान समय के अर्थ में नहीं लेता है कि किसी भी देश में होने वाला शस्त्र विद्रोह या चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, इन अर्थों में वह क्रांति को नहीं लेता है। वह हर छोटे बड़े परिवर्तन को जो संविधान में होता है उसको क्रांति मानता है। अरस्तु कहता है कि अगर मान लो संविधान में पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है जिसके कारण राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम इसको पूर्ण क्रांति कहेंगे। किंतु अगर मान लो संविधान में परिवर्तन के कारण किसी एक भाग या बहुत छोटे भाग में वो परिवर्तन होता है तो हम इसको आंशिक क्रांति कहेंगे। तो क्रांति अरस्तु कहता है कि पूर्ण भी हो सकती है, आंशिक भी हो सकती है, शस्त्र भी हो सकती है, या बिना किसी विशेष घटना के भी हो सकती है। तो अरस्तु संविधान में होने वाले हर छोटे परिवर्तन को भी क्रांति का मानता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो या संपूर्ण राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था बदले। जिस तरह वर्तमान में हम क्रांति का अर्थ मानते हैं कि सारी व्यवस्था हटा के व बदल के दूसरी व्यवस्था स्थापित हो जाती है क्रांति के बाद, अरस्तु संविधान में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को भी क्रांति मानता है। तो अरस्तु की जो क्रांति की धारणा है वो वर्तमान क्रांतियों की जो धारणा है या जो अवधारणा है उससे अलग है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रकार है। अरस्तु ने क्रांतियों के कई प्रकार बताए हैं। तो पहली है आंशिक और पूर्ण क्रांति। अगर क्रांति के द्वारा संविधान में संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम पूर्ण क्रांति कहेंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है या पूर्ण भाग में परिवर्तन न होकर कुछ भागों में परिवर्तन होता है संविधान के तो हम उसको आंशिक क्रांति कहेंगे। दूसरी है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। अगर संविधान में क्रांति है वो शस्त्र विद्रोह या रक्तपूर्ण तरीके से होती है तो उसको हम रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। अगर इनके अलावा होती है, बिना शांतिपूर्ण तरीके से होती है संविधान में परिवर्तन, तो हम उसको रक्तहीन क्रांति कहेंगे। तीसरा है व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत में अगर मान लो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को शासन पद से हटाकर संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो हम उसको व्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। अगर शासन के जो पद पे है उसको बिना हटाए संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो हम उसको गैर व्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। यानी अगर पद से हटाया जाता है महत्वपूर्ण व्यक्ति को तो उसको हम व्यक्तिगत क्रांति, अगर बिना हटाए वो पद पे बना रहता है और संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो उसको गैर व्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। अगर मान लो धनिक तंत्र या किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाती है तो हम उसको वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहेंगे। अगली है वैचारिक क्रांति। अरस्तु मानता है कि अगर मान लो कुछ वक्तागण राज्य में भाषण या शब्द जाल के द्वारा क्रांति उत्पन्न करते हैं तो हम ऐसी क्रांति को वैचारिक क्रांति कहेंगे। तो अरस्तु के अनुसार ये क्रांतियों के प्रकार थे। अब है क्रांतियों के कारण। अरस्तु क्रांतियों के 3 कारण मानता है। क्रांतियों के मूल कारण, क्रांति के सामान्य कारण
और अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांतियों के अलग अलग कारण। तो ये अरस्तु मानता है कि इन 3 कारणों से क्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पहला है क्रांतियों का मूल कारण समानता की भावना। यह समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता, जिसको योग्यता संबंधी समानता को आनुपातिक समानता भी कहता है अरस्तु। तो अरस्तु कहता है कि सभी युक्तियों में ये इस बात पे वो एकमत होते हैं कि निरपेक्ष न्याय है वो योग्यता के आधार पे होना चाहिए। लेकिन जब इस निरपेक्ष न्याय को व्यवहारिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो योग्यता के संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हो जाते हैं। ऐसे में सभी व्यक्ति सोचते हैं कि जन्म की दृष्टि से सभी समान होने के बावजूद भी अधिकार, पद या स्वतंत्रता की दृष्टि से सबकी स्थिति अलग अलग है। जब कोई वर्ग या व्यक्ति किसी अन्य वर्ग की तरफ देखता है और उनसे अपनी तुलना करता है तो वो सोचते हैं कि सभी व्यक्तियों की समानता होनी चाहिए, निरपेक्ष समानता होनी चाहिए। और जब वो अपने आप को दुर्बल स्थिति में देखता है या असमान स्थिति में देखता है तो ऐसे समय में वो विद्रोह कर देता है या क्रांति कर देता है। ये अरस्तु का मानना है। इसके कारण व्यक्तियों के मन में ये घर कर जाता है कि जन्म की दृष्टि से सभी समान होने के बावजूद भी उनको कम अधिकार प्राप्त हैं, जबकि उस वर्ग को ज़्यादा अधिकार या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो ऐसे समय में वो राज्य के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह कर देता है और ये क्रांति आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेता है। तो ये क्रांति का मूल कारण था कि समानता की भावना, असमानता की भावना होती है। अब क्रांतियों के सामान्य कारण, ये क्या क्या क्रांतियों के सामान्य कारण हैं। तो पहला है शासकों की दृष्टा और लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग सार्वजनिक कल्याण को छोड़कर स्वयं के लाभ के लिए कार्य करना लग जाता है या अपने घर के लिए कार्य करने लग जाता है तो ऐसे समय में क्रांति हो जाती है। दूसरा है सम्मान की लालसा। सभी व्यक्तियों को सम्मान की लालसा होती है, सम्मान प्राप्ति की आशा रखते हैं, लेकिन जब सम्मान का जो वितरण है वो सही आधार पे नहीं किया जाता है या किसी को गलत तरीके से अपमानित किया जाता है तो ऐसे समय में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। अगला है श्रेष्ठता की भावना। जब कुछ लोगों में ये भावना कर जाती है कि वो अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं या अधिक योग्य हैं तो ऐसे समय में वो क्रांति ला जाते हैं या अन्य जो शासन के विरुद्ध है वो क्रांति उत्पन्न कर देते हैं। अगला है गणना और परस्पर विरोधी विचारधाराएं। जब समाज में गणना होती है, एक वर्ग है वो शासन करता है, जबकि जो शासन में नहीं रहता दूसरा वर्ग वो उस वर्ग के प्रति गणना रखता है। जब ये गणना अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो क्रांति हो जाती है। अगला है भय। अरस्तु मानता है कि 2 प्रकार के भय हैं। एक अपराधी दंड से बचने जो दंड के भय से क्रांति कर देता है और जो दूसरा भय है वो कुछ व्यक्तियों को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है तो ऐसे में वो विद्रोह कर देते हैं या क्रांति कर देते हैं। अगला है देश भावना। तो राज्य के अधिकारियों के वैमनस्य की भावना के कारण भी कई बार क्रांति उत्पन्न हो जाती है। जातियों की विभिन्नता। अरस्तु मानता है कि अगर राज्य में जातियों की संख्या अधिक है तो वहाँ पे जातियों में अनुकूलता स्थापित नहीं होती, इस कारण वहाँ पे अलग अलग जातियों में क्रांति हो जाती है। अगला है राज्य के किसी अंग की अनुपात में अधिक असाधारण वृद्धि। अगर राज्य के कोई अंग में असाधारण वृद्धि होती है या किसी प्रदेश या क्षेत्र में राज्य की वृद्धि होती है तो अन्य प्रदेशों या जिस क्षेत्र के लोग हैं उनके उससे जो क्षेत्र है उसके प्रति गणना उत्पन्न हो जाती है और वो क्रांति कर देते हैं। विदेशियों को आने की खुली छूट। अरस्तु मानता है कि जब राज्य की स्थापना होती है और विदेशियों का आने या बसने की छूट जाती है तो वह क्रांति उत्पन्न करती है। अगला है अलग परिवर्तनों की अपेक्षा। परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अगर मान लो उन परिवर्तनों की ओर अपन ध्यान नहीं देते या उनको समझ नहीं पाते तो आगे चलकर उन्हीं परिवर्तन जो हैं वो बड़े परिवर्तनों में बदल जाते हैं
और क्रांति हो जाती है। अगला है मध्यम वर्ग का अभाव। अरस्तु मानता है कि मध्यम वर्ग राज्य में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। यह निर्धन व जो धनवान वर्ग है उनके मध्य संतुलन स्थापित करता है। लेकिन अगर राज्य में मध्यम वर्ग का अभाव होता है तो इनकी खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और क्रांति की संभावना हो जाती है। अगला है शक्ति संतुलन। अरस्तु मानता है कि जब दो वर्ग समान शक्तिशाली हो जाते हैं या शक्ति के आधार पर समान हो जाते हैं, उनमें शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है, तो ऐसे समय में वो एक दूसरे के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। क्योंकि जब वर्गों में शक्तियों में काफ़ी अंतर होता है तो ऐसे में एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते, लेकिन शक्ति लगभग समान होने के कारण वो विद्रोह या एक क्रांति कर देते हैं। अब अरस्तु के अनुसार विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, अरस्तु अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांति के अलग अलग कारण भी मानता है। जैसे राजतंत्र में पारिवारिक कलह के कारण होती है, पारस्परिक देश की भावना, गणना, शासक द्वारा जनता पे अत्याचार किया जाए या शासक निरंकुश हो जाए, तो ऐसे में राजतंत्र शासन प्रणाली में क्रांति हो जाती है। अगला है कुलीन तंत्र में। कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण है कि मान लो अगर केवल कुछ या सीमित लोगों को ही वहाँ पे पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, अन्य लोगों की पूरी तरह वहाँ पे उपेक्षा की जाए और शासक द्वारा अगर दृष्टा का मार्ग अपनाया जाए तो कुलीन तंत्र में क्रांति होने की संभावना होती है। प्रजातंत्र में क्रांति। अरस्तु मानता है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में क्रांति इस कारण होता है जब नेताओं की मान लो अधिकता हो जाए या कोई भाषणवीर है, वाग्वीर है, वो असत्य या सत्य के द्वारा जनता को भड़काने में अगर सक्षम हो जाता है तो ऐसे में प्रजातंत्र में क्रांति हो जाती है। अब अरस्तु के अनुसार क्रांतियों से बचने के उपाय कि क्या क्या उपाय हैं जिनके द्वारा हम इन क्रांतियों से बचे जा सकते हैं या क्रांति की जो गति है उसको धीमा कर सकते हैं। तो पहला उपाय है शक्ति पर नियंत्रण। राज्य में किसी वर्ग विशेष में शक्ति का अधिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए या किसी वर्ग के पास अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी वर्ग के पास अधिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है तो वो क्रांति कर बैठता है। इस कारण राज्य के द्वारा विभिन्न वर्गों की शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगला है जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। राज्य को चाहिए कि जनता संविधान और न्याय के प्रति आस्था रखें, वह कानूनों और जो नियम है उनका पालन करे और वह संविधान के प्रति आस्था बनाए रखे। ये आस्था शिक्षा के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। तो अरस्तु मानता है कि जनता में अगर न्याय व्यवस्था, कानून और संविधान के प्रति आस्था है तो वहाँ पे क्रांति की संभावनाएं कम रहती है। अगला है सम्मान और पदों का न्यायपूर्ण वितरण। अरस्तु मानता है कि सम्मान और पदों का अन्यायपूर्ण वितरण के कारण ही क्रांति होती है। इस कारण सम्मान और पद है अगर उनको योग्यता के आधार पर वितरण किया जाए, सम्मानपूर्ण सम्मान और पदों का, तो क्रांति की संभावना कम हो जाती है। अरस्तु मानता है कि पदों और सम्मानों का वितरण अधिक से अधिक व्यक्तियों में किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें संतुष्टि उत्पन्न हो। अगला है आर्थिक असमानता कम करना। अरस्तु कहता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो और ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग अत्यधिक धनी हो जाए और एक वर्ग अत्यधिक निर्धन हो जाए। राज्य को प्रयत्नों के प्रारंभ से बचाना। अरस्तु कहता है कि जो प्रारंभिक परिवर्तन होते हैं वो ही क्रांति के कारण होते हैं, तो राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक परिवर्तन है उनसे बचाना चाहिए। अगला है दो विरोधात्मक प्रवृत्ति के लोगों में हाथ में सत्ता। अरस्तु मानता है कि राज्य की जो सत्ता है वो दो विरोधी प्रवृत्ति के वर्गों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे गुणी व्यक्तियों और धनी व्यक्तियों में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए और राज्य का संगठन है वो धनी और निर्धन लोगों में निश्चित प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होना चाहिए जिससे कि क्रांति की संभावना कम की जा सके। अगला है शिक्षा। अरस्तु मानता है कि अच्छी शिक्षा के द्वारा हम क्रांति को रोक सकते हैं। क्रांति के द्वारा संविधान में आस्था उत्पन्न की जा सकती है। क्रांति के दोषों से लोगों को अवगत कराया जा सकता है, तो शिक्षा के द्वारा भी क्रांति को रोका जा सकता है। अगला है दोनों प्रजन की भावना का दमन। अरस्तु मानता है कि जो अधिकारी राज्य को अधिकारियों पे नियंत्रण रखना चाहिए उनको, जिससे कि वो रिश्वत या घूसखोरी के द्वारा अनावश्यक रूप से अत्यधिक धन का उपार्जन नहीं करें। अगला है राज्य अधिकारियों की अवधि कम।
अरस्तु मानता है कि जो राज्य के पद हैं उन पे अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादा समय के लिए नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 माह के लिए होने चाहिए और उनको बदलते रहना चाहिए, जिससे कि क्रांति की संभावना है वो कम हो। अरस्तु के अनुसार राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस तरह अरस्तु के ये क्रांति को रोकने या उसके बचने के उपाय थे। धन्यवाद।